आज के डेट में 90% लोग लेस देन 25,000 रुपीज जॉब पे कमा रहे हैं। एक जो बंदा 30-40,000 रुपीज सैलरी कमा रहा है, आपके हिसाब से वो कौन सा इन्वेस्टिंग रूट लेना चाहिए उसको? मनी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड प्योरली बाय फाइनेंस। जो भी सैलरी है XYZ, कोई 30 है, कोई 50, कोई 80, कोई 1 लाख रुपीज पर मंथ पे, व्हाट शुड बी द रेशियोज दैट शुड बी डिवाइडेड उनके सारे चीजों में, अपॉर्चुनिटी, इमरजेंसी, हर एक चीज में, सो दैट वो अननोइंगली ट्रैप में ना जाए। व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? आपका फर्स्ट जॉब क्या था और क्या सैलरी थी उस टाइम? और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब शुरुआत हुई और आपने क्या किया था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? टैक्स नलीफाई होने के लिए 50-60 हज़ार रुपए साल में। तो फर्स्ट जॉब 3 साल वहां पे रहा, हैदराबाद में था। फिर उसके बाद आई केम टू पुणे। फिर सेकंड जॉब पे आपने स्विच किया। व्हाट वाज पैकेज नाउ? 100% आपको हाइक यहाँ पे मिला। 30 साल आप एक जॉब में थे। आपने जब ज्वाइन किया तब 5.5 लाख का पैकेज था। आपने जब छोड़ा तो व्हाट वाज योर पैकेज that time? Because I was in a leadership position, तो there were multiple perks. अगर वो सारा कुछ जोड़ करके देखेंगे तो मेरे ख्याल में close to around सर आज आपका कॉर्पस कितना है? What is your corpus when you say financial independent? So now I have crossed 10 CR in terms of my overall corpus. Then so I realized what was the amount you started investing? लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास skills हैं कि I can earn money. So I was not scared of losing money actually. अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, जरूरी नहीं है उसका स्टॉक अच्छा कर रहा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दैट। सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मेरा फॉर्मूला हमेशा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। क्या जॉब से 10 करोड़ रुपए बन सकता है? ये सारे क्वेश्चंस हमेशा हमारे मन में आते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट है अमित उपाध्याय, इन्होंने 19 साल एक जॉब में काम किया है। पूरे अपने टेन्योर में सिर्फ 3 जॉब्स में इन्होंने काम किया है और आज 10 करोड़ प्लस के कॉर्पस पे है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। कैसे हम भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक पहुंच पाए, EMI के झंझट से बच के अबंडेंस में रह पाए, आज के इस वीडियो में वो सारा कुछ आप लर्न कर पाओगे एग्जैक्टली जैसे हमारे अमित सर ने उनके लाइफ में किया है। बुक और पेन लेके ज़रूर बैठना, और एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, अगर ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, बिकॉज तभी हम और अच्छे गेस्ट को बुलाने में हमको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है। एंड एन्जॉय दिस पॉडकास्ट। सो अमित सर, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ मैं बहुत पेन एरिया के साथ आपको मैं बताता हूँ। आज के डेट में 90% लोग लेस देन 25,000 रुपीज़ जॉब पे कमा रहे हैं। उनका सपना रहता है, बहुत छोटा सपना रहता है, एक छोटा घर, अपना खुद का घर, गाड़ी और एक फाइनेंशियल वेल्थ जिसके ऊपर वो रिटायर्ड ले पाए। लेकिन आज भी एक स्ट्रगल बन चुका है। तो क्यों एक जॉब प्रोफेशनल के लिए एक वेल्थ बनाना या कमाना डिफिकल्ट हो जाता है? मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स। पहला तो मुझे लगता है कि कमाने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ओके, बट किस पर्पस से कमा रहे हैं मोस्टली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग सोचते भी नहीं है। ओके, मतलब दे जस्ट फील कि उन्हें कमाना है क्योंकि बस दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज डिफाइंड कि कमाना है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ इट उस कमाने से करना क्या है। सो कई बार ये होता है कि सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खर्च करना है तो खर्च करना है। कोई सिखा देगा कि सेविंग करना है तो सेव कर लेंगे, अदरवाइज वो कभी सोचेंगे नहीं, बिकॉज एंड रिजल्ट क्या है आपके कमाने का। बिकॉज इवेंचुअली हम ये इसलिए नहीं कमा रहे हैं कि हम किसी और को बहुत रिच बनाने वाले हैं। हमें कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लैरिटी से सोचना पड़ेगा कि हमें अपने आप को रिच बनाना है, और वो रिच बनाना है तो फिर रिच बनाने के तरीके कैसे होने चाहिए, करेक्ट, ये ढूंढने पड़ेंगे। जॉब करते रहने से विल यू बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी? आई डाउट। सो आपको फिर सेव करना पड़ेगा, सेव के साथ आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, और इन्वेस्टिंग में आपको ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। आप जो अर्न कर रहे हैं उसको मल्टीप्लायर में कैसे अर्न करेंगे, कि आज जितना आप कमा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सेविंग से या इन्वेस्टिंग से सब कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप ऑन अर्निंग मोर एंड मोर ऑल्सो। सो हाउ वुड यू एक्सेलरेट? आप जितना, अगर आपके पास वाला बंदा, अगर आप 8% या 10% से उसकी सैलरी बढ़ रही है, आप 15% या 20% से अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको कि आप मोनेटाइज करके एडिशनल इनकम भी बना सकते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेज बना सकते हैं? मतलब ये सारी चीज़ें वो तब सोच पाओगे जब आप पैसे को ना ये एक जजमेंट की तरह से नहीं या इवैल्यूएशन की तरह से नहीं, एक मीन्स है जो कि हमें अचीव करना है एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल गिव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन लाइफ। सो वो जब उस पॉजिटिव इमोशन के साथ सोचना शुरू करेंगे ना, तो डर, करेक्ट, मतलब डर छोड़ना पड़ेगा, ग्रीड छोड़नी पड़ेगी, एग्जैक्टली, बट इट हैज टू बी सीन एज एन ऑब्जेक्टिव। मतलब अभी जैसे स्प्रिंटर है, वो स्प्रिंटर जब
अचीव करने की कोशिश करता है कि मुझे फास्टेस्ट बनना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो ये नहीं सोचता कि एट द एंड ऑफ इट मुझे इससे कितना बड़ा फेम मिलेगा या क्या होगा. ही बिल्ड्स एन ऑब्जेक्टिव, ही ट्रेन्स हार्ड डे टू डे, एंड वो कंसिस्टेंटली उस ट्रेनिंग पे फोकस करता रहता है. वो फिर एंड रिजल्ट उसका आउटकम आ जाता है. तो हमें भी उसी तरीके का माइंडसेट, इट हैज टू बी बिल्ड सिमिलर वे फॉर मनी ऑल्सो. सो बेसिकली आप ऐसा कि एक जॉब प्रोफेशनल को एक टारगेट रहना चाहिए आप, एग्जैक्टली, रेदर देन जस्ट वर्किंग रोज बोल रहे हो, काम कर रहे हो, उससे अच्छा एक गोल डिफाइन करो. एग्जैक्टली. और उसके बाद आप आगे बढ़ो. मेक सेंस. मतलब यहाँ पे मतलब अमित सर, जैसे मैं पहले थोड़ा सा आपकी जर्नी पे यहाँ पे लेके जाता हूँ. हाउ यू स्टार्टेड, आपका फर्स्ट जॉब कैसा था, आपने आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा मतलब बेसिकली आज का ये पॉडकास्ट क्यों लोग आपको सुने. मतलब मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और दैट इज़ द रीज़न आई अग्री टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एट द सेम टाइम फ्यू मोर सच डिस्कशंस ऑल्सो, कि मेरी जो कहानी है मैं कहूँगा कि एक बहुत ही नॉर्मल इंडियन की कहानी है. मतलब कोई ऐसा एक्सेप्शनल उसमें स्टोरी नहीं है. आई ग्रू अप इन अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस इन राजस्थान. मतलब उसके तो नाम भी मोस्टली लोगों को नहीं पता होंगे. देन आफ्टर दैट, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे यंग लोग हैं, इंजीनियरिंग करते हैं. इंजीनियरिंग करने का सेम उसी तरह से मैंने भी इंजीनियरिंग की. उस समय सॉफ्टवेयर वाज द फील्ड, सो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बन गया. डिड वेल, केप्ट ऑन डूइंग वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट कोई भी मेरे पास ऐसा एक्सेप्शनल एडवांटेज नहीं था. सो आई एम प्रिटी मच लाइक एनी अदर प्रोफेशनल, और ये कहूँगा कि एक यंग इंडियन जो है उसी तरीके की कहानी है. और उस प्रोसेस के अंदर आई कुड एबल टू फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ एंड प्योरली यूजिंग माई, आई वुड से, सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एक जनरल अवेयरनेस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी. ओके. इन सब चीज़ों को लेकर के आई कुड एबल टू बिल्ड वेल्थ. तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो किसी के लिए भी पॉसिबल है ना. करेक्ट. तो अगर इसको देखने वाले उसमें से एक सर्टन परसेंटेज, बिकॉज 100% नहीं होंगे उसमें से, कुछ लोगों के लिए हमेशा एक अलग तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, बट जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को देखेंगे, फॉर श्योर दे कैन ऑल्सो रेप्लिकेट दी स्टोरीज. एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट द मेन पर्पस इज, दैट्स व्हाई पीपल शुड. एग्जैक्टली, 100%. बिकॉज जैसे आपने बताया, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, कोई एक्सेप्शनल डिग्री, कोई एक्सेप्शनल सैलरी या कोई ऐसा आउटर सर्कमस्टेंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया ग्रो करने के लिए. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब, आपका फर्स्ट जॉब क्या था और क्या सैलरी थी उस टाइम. सो फर्स्ट जॉब आई स्टार्टेड विद एन MNC, हेक्सागन टेक्नोलॉजीज करके है. उस समय इंटरग्राफ कहा जाता था उसको एक्वायर कर लिया बाद में. तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आई स्टार्टेड. एट दैट टाइम माई सैलरी वॉज 2.3 lakhs per annum. Per annum. Okay. Per annum. 2.3 lakhs, that means 18,000. एक तो हाथ में मतलब 15-16,000 जो है आपको आता है. और year, this was year? It was 2001. 2001 में. Okay. So उस समय के हिसाब से I would say that I wouldn't call it as कि ये extremely low package नहीं, low नहीं था. It was a decent package, but वो भी उसका reason है. मतलब because I worked hard in my academics to make sure that I get selected in a company which pays me well. So basically फर्स्ट जॉब, तुम थोड़ा सा हाइपिंग जॉब बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने एकेडमिक में बहुत अच्छा किया. ओके. इवन इफ आई वाज नॉट फ्रॉम अ एक्सेप्शनली गुड कॉलेज और एनीथिंग, मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था इन सब चीज़ों का, तो लेकिन जब समझ में आया कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो मेहनत करना शुरू किया एंड मेड श्योर कि आई शुड गेट द बेस्ट जॉब फॉर माई स्किल्स which will enhance over the period of time also. वो सब चीज़ों पे फोकस करके किया था. So ये आपका फर्स्ट जॉब यहाँ से आपने फर्स्ट, मतलब बेसिकली जहाँ से पहली बार पैसा आपने कमाना चालू किया. उससे पहले एक्चुअली मेरा मनी का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा ये था कि ये एक सेल्फ सफिशिएंट होने की जो एक चाह है वो बहुत पहले से थी. सो इवन जब मैं कॉलेज में था तो हमेशा वो जो जूनियर्स थे स्कूल्स के, जैसे कॉलेज में था तो इंजीनियरिंग में था, तो 10th 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. तो फिजिक्स पढ़ा लेता था. तो उससे बहुत थोड़ा सा ही पैसा मिलता था, बट मिलता था. बट आई वाज ऑलवेज कि यार किसी भी तरह से अगर मैं अपने कुछ बेसिक एक्सपेंसेस को कवर कर सकूं तो मैं करूँगा, इवन इफ कि मेरे पेरेंट्स से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू डू इट. सो ये चीज़ मेरे पास हमेशा से थी कि
आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको जो भी तरीका मिले अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने का वो बुरा नहीं है, इट्स अ गुड वे। तो ये करता था। सो ये मतलब कोई ऐसा अमित सर, जब जैसे आपने शुरुआत किया, पहले कोचिंग आपने, मतलब खुद का पहले कोचिंग आपने एक छोटा सा सेटअप किया, फिर आपने फर्स्ट जॉब किया, कोई ऐसा हिट बैक था जहाँ पे पैसे को लेके था जो आपके मन में था कि यार मेरे को टुवर्ड्स फाइनेंशियल जर्नी पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, या ऐसा कोई इंसिडेंट आपने देखा रहेगा अपने लाइफ में, अपने फैमिली के अंदर? ऐसा कोई, मतलब मैं कहूँगा मेरे केस में कोई ऐसा अगेन यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल सी बोरिंग सी स्टोरी है कि कोई ऐसा एक्सेप्शनल इवेंट नहीं था, बट एस्पिरेशनल था। एस्पिरेशनल हमेशा से था कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है। आई कांट रिमेन एवरेज इन माई लाइफ, दैट वॉज वन थिंग विच वॉज देयर। सो जो भी मैं करूँगा मैं एटलीस्ट उससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जो मैं कल करता था उससे आज थोड़ा बेहतर करूँगा। तो सेम वॉज फॉर मनी ऑल्सो, कि मैं जिन सर्कमस्टांसेस में, इवन इफ दो सर्कमस्टांसेस वर नॉट बैड बट इट वॉज नॉट एक्सेप्शनल ऑल्सो, बट आई रियली वॉन्टेड टू गो अबव एवरेज। तो वो मैं कोशिश करना चाहता था, वो था कि मुझे अबव एवरेज रहना है, कोशिश करनी है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे अबव एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न अबव एवरेज करने हैं। अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे अबव एवरेज जो मैं कर रहा हूँ उससे बेहतर करने की मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा से ज़रूर एक सोच थी जो ड्राइव करती थी। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब शुरुआत हुई और आपने क्या किया था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो प्योरली टैक्स के रीजन से था। अच्छा, सिर्फ टैक्स के रीजन से था, एंड दैट वाज विद माय फर्स्ट जॉब इटसेल्फ। अच्छा, फर्स्ट जॉब में ही जब मैंने 2001 में शुरू किया था, तो तब मुझे ये लग गया था, एंड बिकॉज हमेशा से वो एक डिटेल में जाने की आदत थी, तो डिटेल में देखा कि मेरी सैलरी बताने के लिए 2.3 है बट पूरी तो नहीं मिलती, तो कहाँ जाती है। देन आई रियलाइज कि कुछ टैक्स में कटती है। फिर ये सवाल आया कि टैक्स में क्यों कटती है, तो फिर इसको बचा कैसे सकते हैं। देन स्टार्टेड बिकमिंग क्यूरियस एंड स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर। तो मुझे लगा कि टैक्स इन्वेस्टमेंट के, टैक्स सेविंग के कुछ मेथड्स हैं तो उनमें कर देते हैं। डैड से बात किया कि उस समय तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन का था नहीं, तो पापा से बात किया कि कैसे कर सकते हैं। पापा ने कहा कि तुम्हारा एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं, उसमें तुम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है, पीपीएफ में डालते हैं। तो शुरू वहाँ से हुआ जब पहली बार मैंने, मेरा पीपीएफ अकाउंट 2001 में खुला होगा, और उसमें मैंने पैसा डालना शुरू किया। तो क्या अमाउंट था, कितना आप डालते? मेरे ख्याल में, मुझे ध्यान है उस समय जब मैं करता था तो मेरे टैक्स के लिए मुझे टैक्स नलीफाई होने के लिए 50-60 हज़ार रुपए साल में, अच्छा 50-60 साल का डालना होता था, जिससे कि मैं टैक्स न्यूट्रल मतलब हो जाऊंगा। तो मैं वो करने के लिए उतना मैं डाल देता था, और वो प्योरली टैक्स के लिए ही था। उसके बाद उस टाइम कोई दिमाग में इन्वेस्टमेंट नहीं, एकदम नहीं, मैं तब तक कुछ नहीं समझ में आया था। बट देन द क्वेश्चन स्टार्टेड अपीयरिंग कि यार ये तो है, बट इससे बेहतर भी कुछ है क्या? मतलब ये जितना परसेंटेज दे रहा है, क्या उससे बेहतर परसेंटेज भी कुछ हो सकता है क्या? कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ उसके बाद समझ में आया, या फिर जस्ट इंसिडेंट? मतलब आई थिंक ये क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी ही थी कि क्या होता है। उस समय एक चीज़ ज़रूर थी जो मैं बता सकता हूँ कि जैसे आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के अंदर आकर के कोई आपको पीछे नहीं पड़ता है, बट उस ज़माने में क्या होता था कि बिकॉज इतना ज़्यादा डिजिटल नहीं था, तो आपके ऑफिस के रिसेप्शन पे 3-4 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बैठे ही रहते थे, और वो आपको पकड़ लेते थे, और वो आपको डेस्क पे बैठे रहते थे, एज इन कोई कॉलीग्स कोई बीच में आके ज्ञान देना चालू कर देता है। तो वो शुरू कर देगा। तो उसमें जो है उन लोगों का मेन सेलिंग पॉइंट होता था, वो यूलिप ही उस समय सेल करते थे सारे के सारे। तो यूलिप सेल करने के लिए मोस्टली वो लोग कोशिश में लगे रहते थे। यूलिप्स क्या है वैसे? मतलब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के जो LIC टाइप जो होते हैं, मोस्टली वही हुआ करते थे, जो आपको कोई ना कोई ऐसा सेल करने का। और आई आल्सो गॉट ट्रैप्ड इन इट, ऐसा नहीं है। सो वहां से भी सीखने को मिला। लेकिन हाँ, ये वहां से उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया कि सर आप पीपीएफ में क्यों डाल रहे हो, पीपीएफ में तो बहुत कम मिलता है, आपको बेहतर दिलवाता हूँ। तो वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं, बेहतर तो कुछ हो सकता है, थोड़ा ढूंढते हैं कि कहाँ बेहतर हो सकता है। अमेजिंग। सो अभी जैसे कि आपने फर्स्ट जॉब किया, तो फर्स्ट जॉब कितने साल से थे, और फिर नेक्स्ट जॉब का आपने? फर्स्ट जॉब 3 साल वहाँ पे रहा, हैदराबाद में था, 3 साल रहा। फिर उसके बाद आई केम टू पुणे, स्विच माई जॉब, एंड दैट इज़ वेयर माई जर्नी स्टार्टेड विद, उस समय डसो सिस्टम नहीं था उसका नाम, 3D PLM सॉफ्टवेयर कहा करते थे, 3D PLM, बट बाद में डसो सिस्टम बन गया।
Dassault सिस्टम ने एक्वायर कर लिया. Okay, इट वाज पार्टली Dassault सिस्टम, इट बिकेम 100% Dassault सिस्टम. बट वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट फिर हुई. सेकंड जॉब पे आपने स्विच किया. हाँ, And what was एंड package वेयर now? उस समय मैं लगभग 5.5 के पैकेज पे मूव किया. 5.5 मतलब 100% आपको हाइक 100% यहाँ पे हाँ, मिला हाँ. आपके पैकेज में. करेक्ट. अमेजिंग अमेजिंग. और फिर पूरे एंड देन थर्ड जॉब वाज थर्ड जॉब वाज इन अ स्टार्टअप which And after happened how many after years? 19 years. So 19 years I आप एक remained. कंपनी में थे. So वो भी एक काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एनॉमली है कि जो लोगों को ये लगता है कि आपको बहुत सारी जॉब चेंज करनी चाहिए अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो. एग्जैक्टली. जबकि मैं इसका हिंदी में कहेंगे तो अपवाद हूँ. अच्छा, फेवर में नहीं हो आप बेसिकली. हाँ, नहीं, मैं फेवर मैं कहूँगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, दो चीज़ें हैं. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग है, ओके, मतलब रिवॉर्डिंग है एंड आप बहुत अच्छे हो, ट्रू, तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हो. जैसे कि मैं 10-11 साल के ही ड्यूरेशन के अंदर आई कुड एबल टू रीच टू लीडरशिप पोजीशन. 10-11 साल के अंदर आप टॉप लीडरशिप में हाँ, कर थे. तो मैं आई वाज रिपोर्टिंग टू द CEO 10-11 साल में, बिकॉज आई वर्कड हार्ड एंड इवन इफ आई ज्वाइंड एज अ डेवलपर, मैं हमेशा कोशिश करता रहता था कि इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. सो आई कुड एबल टू ग्रो फास्टर. और उसी हर्ड में से मेरे साथ के जो डेवलपर्स थे उन्हीं में से ही निकल करके आया था. तो ऐसा कोई अलग 19 साल आप एक जॉब में थे. एक जॉब में था. आपने जब ज्वाइन किया तब 5.5 लाख का पैकेज था. आपने जब छोड़ा तो व्हाट वाज योर पैकेज दैट टाइम? मतलब 5.5 लाख पर एनम बाय द वे. हाँ, तो मतलब वहाँ बहुत सारे, बिकॉज आई वॉज इन अ लीडरशिप पोजीशन, तो देयर वर मल्टीपल पर्क्स इन्वॉल्व इन इट. अगर वो सारा कुछ जोड़ करके देखेंगे तो मेरे ख्याल में क्लोज टू अराउंड 65-70 lakhs पर एनम तक आप पहुंच पाए. मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे आपने शुरुआत किया 5.5 के और वहाँ पे आप जा पाए 60 to 70 लाख रुपीस पर लाख पर एनम. सो एक बात बताओ सर, मतलब बिफोर वी डिप डाउन टू कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाए. एक जॉब में जैसे आपने 19 ईयर्स तक आपने एक ही फील्ड में जॉब किया. करेक्ट. क्या फैक्टर है लोग जो चेक करने चाहिए कि उनको लगे कि यार ये रिवॉर्डिंग है कि नहीं है आपके हिसाब से, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि ये नुआंसेस हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं. आप खाली सिर्फ वो पैसे को सोचते हैं, उससे नहीं होता. गड़बड़ हो जाती ये है. सारी चीजें, ये मैंने इसलिए पूछा ना अमित सर, उसका बहुत बड़ा रीजन है. बहुत लोग ना 1-2 हज़ार के लिए स्विच मार लेते हैं और फिर मैंने दे आर नॉट हैप्पी एंड आई टेल यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ दैट. अभी जैसे कि लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, इन माय केस मैं 19 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में था. जो आप कह रहे हैं फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गुड, इट शुड बी फेयर, रिवॉर्डिंग, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन. जब आप फेयर और रिवॉर्डिंग बोल रहे हैं, यानी कि मतलब अगर आप इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉलिटिक्स है. ओके, सो बेसिकली आप अप्रिसिएशन मिल रहा है. अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपको ग्रोथ मिलती है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेयर होनी चाहिए. So which was the case. Dassault system was like that, or still it is like that. It has been very, very rewarding organization in that sense. I have been a perfect example. जो मेरे जितने भी मैनेजर्स थे, मल्टीपल मैनेजर्स रहे, बट हर एक मैनेजर ने मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी. और बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिवॉर्डिंग मी. सो दोनों साइड से ये चलता था. मैंने हर 3 से 4 साल में अपना जो मैं कर रहा था वो बदला. आई एक्सीडेड और आई पिच्ड फॉर अ बिगर रोल, नॉट एज अ डिमांड बट एज माई इंटरेस्ट, कि मैं और भी कंट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. आप मुझे बताइए मैं और क्या कर सकता हूँ. And thankfully organization always kept on giving me something bigger and larger. I kept on growing along with it. But उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट्स कई सारे होते हैं. आप खाली पैकेज देख रहे हो, करेक्ट, बट वो नहीं होता खाली. उसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं. लाइक बेनिफिट्स कैसे होते हैं? आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉन्ग टर्म बोनसेस देती है, किसी ना किसी फॉर्म में देती है. करेक्ट. जो लोग रहते नहीं है उनको पता नहीं चलता है, बट मोस्ट ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉइज हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में रिवॉर्ड करती है अगर वो अच्छे हैं तो. तो आपको कभी लॉन्ग टर्म बोनस मिलेगा, आपको कभी कुछ ईसॉप्स मिल जाएंगे. इवन वो ईसॉप्स जो है जोमैटो या स्विगी, इनके ईसॉप्स जैसे नहीं होंगे, बट स्टिल इट इज गुड फॉर योर, इट्स अ वेल्थ दैट इज बिल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आप हर समय चेंज करते रहेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रस्ट नहीं करेगी
और ESOP तो बहुत दूर की बात है, दूर आपको नहीं मिलेगा कभी भी, और खासकर MNCs तो कभी नहीं देंगे कभी जब नहीं तक कि देंगे। आप लंबे समय 5 तक या 8 साल तक हाँ आप नहीं वहाँ आप पर रहो उनके नहीं साथ। रहते हैं। तो फिर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जैसे आज के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिकॉज 19 ईयर्स एक फील्ड में एक एक्सपर्टीज डिफरेंट डाइवर्स डोमेन में मैंने काम किया, Correct. आज मेरे पास बहुत सारी कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं Wow. which I can always use to Correct. To build generate additional income. source of income whenever Super. I want. अगर मुझे travel करना है तो मैं कुछ consulting assignment कर Correct. सकता हूँ and I can use that And for related that. to software development जो आपका फील्ड है, Exactly, क्योंकि जो आपने मेरा इतना field- साल काम किया, कोई Exactly. भी आएगा आपके पास। अभी मेरे पास एक credibility है because मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक diverse domain in that domain के ही बहुत सारे aspects पे काम किया, डेवलपर से लेकर के बिजनेस लीडर तक काम किया, तो मेरे पास वो एक एक्सपीरियंस है जो आप तभी कर सकते हो जब आप इस तरीके का करियर बिल्ड करोगे, एंड देन इट वर्क्स इन योर फेवर इन द लॉन्ग रन। लाइक टुडे इवन इफ आई हैव अ कॉर्पस, बट मेरे लिए एक इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं आज बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज मैं कंसल्टिंग कर सकता हूँ। मैंने इंटरनेशनल बहुत ट्रैवल किया because of my job, because I was good. Organization was giving me opportunity to travel to different places. Amazing. And I could able to build great networks not just in India, outside India also. Now I can get some opportunities to earn additional income purely because of that. But ये ना ये लॉन्ग टर्म में आता है। हम ये आप आंसर ये ढूंढते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग ये आंसर ढूंढते हैं मुझे 1 साल या 2 साल में कैसे मैं जल्दी से पैसा बना लूं। मैंने कहा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं भी तब नहीं सोच रहा था। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि ये होने वाला है, मैं अपनी चीज़ें ढंग से करता जा रहा था, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट डूइंग मिस्टेक्स, कंसिस्टेंटली। एग्जैक्टली दैट इट हैपेंड। एंड मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि रादर देन बहुत सारी कितनी अच्छी चीज़ें की, कई बार कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक क्या गलतियां नहीं की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं ना, आप जिंदगी में 4-5 बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं या 10 बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, एक गलती आपकी वो सब कुछ वाइप आउट कर देती है। वेरी नाइस। आपने बहुत पावरफुल चीज़ बोली अमित सर कि क्या अच्छा करते हो rather than जो गलती कितना कम करते हो, ज़्यादा कम से कम गलतियां करो। और फाइनेंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बिकॉज एक गलती आपकी पूरे 4-5 साल फाइनेंशियल जर्नी की पूरी बैंड बजा देगी। आपको पैसा बनाने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट गंवाने में मुझे आज दो, आप कितना पैसा इस दुनिया में दे दोगे, मैं एक दिन में गंवा के दिखा सकता हूँ। आई गेस हम सब डेफिनेटली। सो दिस इज मिस्टेक्स आर लाइक दैट। एक मिस्टेक आपको पूरा वाइप आउट कर सकती है, आपके करियर को, आपके पैसे को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, वेलबींग को। सो इसलिए मिस्टेक्स कम करना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी पर्क यहाँ पे ये भी आती है मिस्टर, जैसे आपने काफ़ी अच्छे पर्क्स की बात की कि अगर कोई एक लंबे समय तक रहता है, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ वर्किंग इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एट अ पैकेज ऑफ 12 LP, 12 लाख का पैकेज है। तो मैंने उसको एक बार बोला कि यार आजा मेरे साथ, मतलब हमारी कंपनी में आजा, क्या करना है तेरे को? तो बोलते हैं नहीं यार, मतलब यहाँ पे अभी हाइक वाइक भी मिला ना, जितना हाइक मिला मैं मैच कर लेता हूँ हाइक। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली दैट कम्प्लीटली ब्लू माई माइंड, मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा और अच्छा लगा। बोलते कि यहाँ पे ना मैं 2.5-3 ईयर्स हो गया मेरे को यहाँ पे ना, अगर मेरे को कभी 15 दिन की एक साथ छुट्टी भी चाहिए ना, तो उतना सारा प्रॉब्लम नहीं होता मुझे। Absolutely. तो अगर मुझे वेकेशन करना है, मेरे को अपने फैमिली को कोई फंक्शन में करना है, या मेरे को कोई अपने भाई या किसी की शादी में जाना है, तो मुझे उतना मगजमारी करना नहीं होता, वो इजीली मिल जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैं बता रहा हूँ लाइफ में ये बहुत बड़े पर्क हैं। Exactly. कि आप ये सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। आप व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, आई कुड एबल टू टेक अ गुड टाइम ऑफ। कंपनी दे देगी, आप पुराने हो तो पता है क्या, आप आओगे, आप खींच लोगे काम, मैं कर लूंगा। कोविड टाइम में व्हेन आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड, 1 महीने तक आई हैड अ डिफिकल्ट कोविड, ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक सुपर सपोर्टिव इन दैट केस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स ओके। Even my managers, my colleagues were saying that don't worry, you take your time. Exactly. Because I had a credibility over a period of time. Exactly, true. और अगर आप वही 6 महीने पहले आप आए होते हो, तो आपने प्रूव नहीं किया है, जॉब से बाहर कर देते थे आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। सो ये लोग जब बहुत बार लोग जब स्विच करते हैं, और मैं इवन अपने टीम में भी लोगों को समझाया करता था कि यार कुछ नहीं मिलेगा। एंड मेरे 20-25 साल के एक्सपीरियंस में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ना, एक पर्टिकुलर स्किल के लिए मार्केट
एक सर्टन अमाउंट ही पे करता है। 100%। आप कितने जॉब 10 कर लो या एक कर लो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। कोई ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज तुमने 10 चेंज करके आए हो तो तुम्हें 50% या 100% डेल्टा दे देगा, मे बी शॉर्ट टर्म में, but it will recover because nobody can pay you exceptional purely because organization is a system. It's not a mistake, it's a system cannot be violated. वो नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे एक दोस्त अकाउंटेंट थे, when he started his job वो 15,000 के पैकेज पे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। वो बढ़ते उन्होंने 3-4 जॉब चेंज किया। वो आज he was on a package of 90,000 rupees, ठीक है। एक दिन सडनली लाला जी को, उनके बॉस को पता लग गया कि भाई ये अकाउंटेंट की मैं स्किल को 80,000 रुपये पे कर रहा हूँ। द फर्स्ट जो उनके टीम में कोई ले ऑफ हुआ वो बंदा था, क्योंकि वो अकाउंटेंट की स्किल जो उसको आता है वो तो 30,000 में मार्केट में मिल रही है। क्योंकि कभी कभी रियलाइज नहीं होता हमको, और जब भी कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होता है सबसे पहले ऊपर से नीचे ग्राफ देखते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी किसका है और कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है। तो आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है अमित सर कि एक स्किल के ऊपर आप डिपेंड, और बाई चांस अगर एक स्किल के ऊपर कोई आपको बार बार हाइक दे रहा है तो शुक्रगुजार करो कंपनी हाँ, का। वो कितने दिन चलेगा वो पता नहीं है। और कितने लोग, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम इन्वेस्टमेंट बड़े एक ढंग से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा। हाउ मेनी पीपल इन्वेस्ट इन स्किल्स? हाउ मच डू यू लर्न? And good part being in an organization for a long time, organizations start investing in your skills 100%। आप हाथ खड़ा करोगे, आपको स्किल सामने से वो दे देंगे, सामने से। मैं there was a course in IIM Calcutta, organization had to select somebody, okay, because you are there, you have proven yourself, now you get a skill enhancement purely by your organizational investment, which otherwise you would put money from your side. These are some great perks which you don't realize at that time, but long term में ये सब आपको बेनिफिट मिलता है। So बहुत सुपर्ब जर्नी रहा है। मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग कमेंट में ना जॉब डाल देना, नहीं तो एक और पॉडकास्ट करेंगे अमित सर, क्योंकि आज बहुत मच मोर फाइनेंशियल टूवर्ड्स मेरे को लेके जाना था, बट जॉब में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को बात करने के लिए। कैसे अमित सर भी 2.3 LPA से चालू करके 60 to 70 LPA तक जा पाए, अगर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जहाँ पे हम जॉब प्रोफेशनल्स को हेल्प करें सिर्फ सैलरी ग्रो करने के लिए। आई वुड लव टू, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली फील कि यंगस्टर्स को सीखना चाहिए। Exactly. कि बिकॉज वही है ना, जब तक आप अर्न ज्यादा नहीं करोगे तब तक आप कैसे इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। मतलब वो खाली फिर वो खाली एक्सेल मैथ से कुछ नहीं होगा। तो अगर 1000 कमेंट सर जॉब लिखना है तो वापस से पुणे से आपको बुलाया जाएगा और एक नया पॉडकास्ट लिया जाएगा। सो नाउ अमित सर थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं हम। आप MNC में एट अ पैकेज ऑफ गुड, एक हाई पेइंग पैकेज कमा रहे थे, सडनली स्टार्टअप में आ गया। मतलब मैं स्टार्टअप में जब ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्टअप एक्साइटिंग हो सकता है, रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम नहीं हो पाता है। जो आप जैसे क्वालिटीज आती है उतना कोई नहीं पे कर पाता एक स्टार्टअप अंटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा फंडेड ना रहे। सो सडनली स्टार्टअप क्यों, और क्या हो गया फिर वहां पे? नहीं तो आई वुड से दैट कि जॉब वाज गुड, जो भी व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद फिर फाइनली आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ आपको लगता है कि यार अब लर्निंग तो इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा मैं और नहीं इवॉल्व कर सकता हूँ। सो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ सेपरेशन फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। सो देन एट दैट टाइम आई थॉट कि यार अभी मैं यहाँ से छोड़ करके फिर किसी कॉर्पोरेट में जा करके तो फिर मेरी लर्निंग कुछ नहीं है, मतलब फिर से मैं वही चीज़ करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। देन आई थॉट कि मे बी व्हाई नॉट लुक एट दैट स्पेस कि जहाँ पर एक नई एनर्जी है, मतलब स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, एंड प्योरली बिकॉज ऑफ दैट, एंड दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि मेरी एक्सपीरियंसेस से दे कैन बी बेनिफिटेड विद दैट। सो आई थॉट दैट दिस इज अ गुड वन। साइड उसका एक कह सकते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट ये था कि मैं काफ़ी हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया था आपने। तो मेरे लिए वो पैसे का डर नहीं था कि वेदर मनी इज़ अ बिग रिस्क और नॉट, एंड आई थॉट दैट कि व्हाई नॉट टेक अ चांस एंड let's try it out, let's try that energy also and see that how does that really work. Correct. तो इसलिए वो करने के लिए, and then I wanted to challenge myself क्योंकि मैं पूरी जिंदगी एक इंजीनियरिंग डोमेन में था। Correct. हाँ. This was a startup in a ad tech space. Oh, wow. So एड्स एंड मार्केटिंग वर्ल्ड में था। तो मैंने कहा एक बार ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं लाइफ में। आपने वहाँ पे सो वहाँ पे इसलिए बेसिकली टू चैलेंज माई सेल्फ, एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड बट उसके पीछे फॉर श्योर आई वुड से दैट वन ऑफ द रीजन इज दैट कि व्हेंस यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट तब आपको ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में कि क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, आपने वो किया जो आपको करना था। एग्जैक्टली करेक्ट। तो आप जैसे आपने स्टार्टअप किया, कोई कुछ और भी कर सकता है। सर आज आपका कॉर्पस कितना है
What is your purpose when you say financial independent? हाँ, मतलब अब तो इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, तो बट मुझे बोलने में हमेशा से अजीब लगता है, बट स्टिल सो नाउ आई हैव क्रॉस 10 CR in terms of my overall corpus. सर 10 करोड़ प्लस जॉब में आपने अचीव किया, आपने कोई बाप दादा का पैसा आपके पास नहीं था, कोई आपने बोला कोई US UK आप नहीं गए हो, हाउ यू डिड इट? आपके 19 ईयर्स की जर्नी में आपने जो बताया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो आपने टैक्स सेविंग लिया, फिर उसमें आपने इंश्योरेंस ले लिया, व्हाट वाज योर थर्ड इन्वेस्टमेंट टूल, और कैसे आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? सो उसके बाद एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि पीपल बिकम रिच बाय डूइंग बिजनेसेस. ओके, मैं बिजनेस तो कर नहीं सकता, हाँ, राइट? आई डिडंट हैव दैट माइंडसेट, मतलब मेरे पास बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं था. तो मैंने कहा मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आई कैन इन्वेस्ट इन बिजनेसेस. बिजनेसेस मेक मनी, इफ आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस आई कैन मेक मनी. एंड दिस मेथड वाज काइंड ऑफ इनग्रेन्ड इन माय थॉट कि तो किसी ने बोला आपको कि कुछ हुआ, या मैं कहूँगा कि थोड़ा, अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस समय का समझ पाना, लेकिन मैं कहूँगा कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कि हाउ कंपनीज फंक्शन. ओके, समझ गया. क्या अच्छा. काम करती हैं, बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, ये सब सवाल मेरे हमेशा दिमाग में होते थे कि किस तरह से ये कंपनीज बनती हैं. एंड देन वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, अगर मेरे पास तरीका होगा कि एक वैलिड तरीका जहाँ मैं उस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वाई नॉट. तो वहाँ से वो शुरू हुआ. उस समय इक्विटी इन्वेस्टिंग, आई वुड से व्हेन आई स्टार्टेड इक्विटी इन्वेस्टिंग 2008-9 टाइम फ्रेम के अंदर, या शायद से थोड़ा पहले भी शुरू कर दिया था. हाँ, 7 में शायद सबसे पहले इक्विटी के बारे में सीरियसली करना शुरू किया था. उस समय इतना बात नहीं होता था इक्विटी का जितना आज के टाइम में होता है. आज तो बहुत ही अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस है. तो उस समय फिर मैंने उसमें करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग विद म्यूचुअल फंड्स. ओके, तो मुझे लगा म्यूचुअल फंड से आपने शुरुआत सबसे पहले म्यूचुअल फंड से, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा कि यही एक तरीका है जिससे करना चाहिए. म्यूचुअल फंड से किया, बट बहुत क्विकली आई ग्रेजुएटेड टू डायरेक्ट इक्विटीज. ओके, देन आई रियलाइज्ड व्हाट वाज द अमाउंट यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग? आई वॉज इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि जो मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट होता था वो सारा इक्विटीज़ में ही होता था. जैसे मैं अगर अपनी सैलरी का 20% या 30% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा इक्विटी में ही करता था. मैं डेट में नहीं करता. बहुत रिस्की, मतलब ये तो बहुत रिस्की आज के डेट में. सी, हाँ ये है, लेकिन ना एक्चुअली उसके पीछे एक और थॉट प्रोसेस हमेशा रहता था. मुझे इस बात का पता था कि एक तो ये मुझे समझ में आ गया था कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिशियल होगी ही. ये मुझे समझ में आया था. शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उसमें कुछ रिस्क नहीं हो. लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास स्किल्स हैं कि आई कैन अर्न मनी. सो आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग मनी एक्चुअली. सो इमोशनल डिटैचमेंट जो है ना, मेरे कॉन्फिडेंस से आता था कि यार मुझे पता था कि अगर मैं लूज भी किया तो आई विल अर्न इट बैक. बट समवेयर आई हैड अ हंच ओवर इट और इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस ओवर इट कि इक्विटीज ग्रो ही करेंगी if I'm investing in the right companies. And correct. My method has been investing with a complete analysis, understanding in and out of the business. पूरा बिजनेस समझता था कि अगर मुझे कल को उस कंपनी का एम्प्लॉय बनना पड़ा और उसका बिजनेस मुझे लीड करना पड़ा, तो what level of understanding I need to have, I will build that understanding sitting outside. So I will look at their annual results, investor calls, उनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, उनके लीडर्स के सारे इंटरव्यूज. आई वुड गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है. इफ आई एम 100% श्योर अबाउट इट, देन आई विल इन्वेस्ट ऑन इट. एंड देयर आर सम अमेजिंग स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ माई इन्वेस्टिंग प्योरली बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस. ओके, सो क्या कुछ स्टोरीज जो आप, so one story is which is I've spoken somewhere else also, but still it is worth telling. It is a TVS Motors. TVS Motor, okay. So TVS Motor I invested in 2011. Okay, हाँ. At the price of 59 rupees. TVS Motor आपने 2011 में लिया 59 रुपीज. 59 रुपीज में. It went down up to 39 rupees. 59 से 39 आ गया. I invested again because पैसा डाल दिया. Because I was 100% sure about it कि TVS Motor is doing extremely well in terms of business. They are very solid company, doing a great job in terms of what they are doing. तब तक तो वो लार्ज कैप में कंसिडर भी नहीं होता था. बहुत ही स्मॉलर कंपनी थी. बजाज और इन सब से तो बहुत पीछे थी. देन द स्टॉक वेंट अप टू 700. वाओ, ये कभी था ये? सो 700 मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे ध्यान है, 2017 के आसपास हुआ. 17 में. और आपने इन्वेस्ट कब किया था? 59 पे. और वो 11
11 में 11 तो आपका गोल था एक so लंबे समय then हुआ 700 there were many stock broking companies which were recommending sell. it was sell rating पे था, तक 700 पे 700 पे sell rating पे था. मैंने कहा यार still I haven't lost faith on that company. There is nothing wrong in the company. Sell rating does not say company is bad. And I always say that कि stock price और stock company ये दो अलग चीज़ें हैं. अच्छा ओके अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है जरूरी नहीं है उसका स्टॉक अच्छा कर रहा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड दैट. मैक्रो इकोनॉमिक्स के देख लीजिए आप, देर आर मेनी लार्ज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द प्राइजेस. सो आप सिर्फ जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि वेदर दिस कंपनी इज गुड और बैड. करेक्ट दैट्स इट. जो अपने हाथ में, उस पे हमारे control हाथ में आपने वही किया. है. तो मेरे हाथ में ये था कि मुझे पता है टीवीएस मोटर इज अ गुड कंपनी, सो आई विल डू दैट. सो देन 700 गया, सेल रेटिंग्स थी. मैक्स व्हाट आई डिड इज दैट आई विथड्रू माय कैपिटल. ओके सुपर. which तो यहाँ was पे a- सेफ हो गया आप. यहाँ मैं सेफ हो गया. मैंने कहा चलो इतना सेल बोलते हैं तो मैं सिर्फ अपनी कैपिटल निकालूंगा. जितना आपने 7 साल पहले डाला था उतना which आपने was खाली निकाल very लिया. smaller amount Correct. compared to the today's amount, उस दिन के अमाउंट से. Then what happened is that कोविड आया, मतलब बीच का मैं पार्ट में मिस कर रहा हूँ. कोविड आया, 700 से वो नीचे गिरते हुए 300-350 तक आ गया. वापस 350 पे आ गया. अगेन आई बॉट इट. अच्छा आपने वापस ले लिया, फिर से खरीदा, बिकॉज अगेन माई ट्रस्ट वॉजंट लॉस्ट ऑन दैट कंपनी. आई बॉट इट अगेन. ये ट्रस्ट कैसे, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ स्टडी आपने सिर्फ किया. स्टडी, नथिंग एल्स. You have to look at whatever is that company is doing, and there are enough material available in the public space where you can understand it. Amazing. ठीक है, मतलब इतना फजी नहीं है, और खासकर बड़ी कंपनीज में इतना फजी नहीं है. नहीं है होता, easily मिल जाती है उनकी मिल जाती है informations. आपको इन्फॉर्मेशन. देन टीवीएस मोटर फ्रॉम 350 और 300 कोविड के डाउनटर्न से लेकर के इट वेंट अप टू 2800. आज के टाइम में 2300 के करीब होगा. अगेन इट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर मी इट्स अ करेक्शन, इट्स अपॉर्चुनिटी. बट अदरवाइज 59 टू 2800. अमेजिंग. और आज भी आपने बेचा नहीं? मैंने नहीं बेचा है. सुपर. मतलब यहाँ पे अमित सर जैसे कोई बोल रहा है कि यार मेरे को स्टडी नहीं करना है, बिकॉज इक्विटी में थोड़ा सा मतलब ये हाई रिस्क है. डेफिनेटली आपको स्टडी करना रहता है. बहुत लोग टिप के ऊपर पैसा डाल देते हैं कि यार यहाँ से टिप मिला, वहाँ से टिप मिला, अल्टीमेटली लॉस हो गया. लोग को लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल समझ में आता है. अगर कोई बोलता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको लगता है 2 साल मतलब लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म का परिभाषा ही नहीं पता उनको. एक जो बंदा 30-40,000 रुपीज सैलरी कमा रहा है, आपके हिसाब से वो कौन सा इन्वेस्टिंग रूट लेना चाहिए उसको? मुझे लगता है कि जब तक कि आपकी नॉलेज नहीं बढ़ी है, म्यूचुअल फंड इज अ गुड रूट. म्यूचुअल फंड में डालते जाओ, काफी अच्छा रूट है. उसमें भी डाइवर्सिफाइड रखो. Okay. अगर आप यंगर एज में हैं तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम है. अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आता है. लाइक आज के टाइम की सिचुएशन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से ओवर वैल्यूड हैं, कौन से अंडर वैल्यूड हैं. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आप इंडेक्स फंड में कर दीजिए, बिकॉज मार्केट तो वैसे भी 10% गिरा हुआ है. तो 10% डिस्काउंट. मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको आईफोन सडनली आज के लिए 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, पीपल विल बी लाइक क्यूइंग टू बाय, जबकि वो कुछ नहीं है. मतलब इट्स जस्ट अ डेड मनी. पीपल विल जंप टू बाय इट. बट अगर आपको HDFC बैंक 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, यू वोंट गो एंड बाय इट. व्हाई? क्यों जाना है? दिस इज समथिंग व्हिच I don't understand. For consumption, you would jump to buy something at discount. Correct. But on investment, you don't jump to buy on discount. Because जब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट वर्ड थोड़ा बोल के ना कंफ्यूज हो जाएंगे लोग. जब क्रैश होता है तो लोग को लगता है कि यार ये तो मतलब गिरता हुआ शेयर है ना, गिरते हुए बाहर निकल जाओ फटाफट. बट मैं इसीलिए उसके लिए वर्ड डिस्काउंट यूज करता हूँ. मैं क्रैश यूज ही नहीं करता. बहुत माइंडसेट में डिफरेंस हो गया. जब द मोमेंट यू स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ डिस्काउंट, बट यही है, उस डिस्काउंट को समझने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज होनी जरूरी है, राइट, कि ये डिस्काउंट है या क्रैश है. Exactly, ये आपको समझ होनी चाहिए. इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इंडेक्स खरीद लीजिए. कंट्री तो नहीं, कंट्री तो डूबनी चाहिए. इंडेक्स पे डाल दो. इतना आपको समझ में आ गया, कंट्री डूबने वाली नहीं है अगले 10 साल तक. तो करेक्ट. तो ठीक है, आप इंडेक्स में डाल दीजिए. थोड़ा सा समझ में आ रहा है, फ्लेक्सी कैप में डाल दो. वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहाँ वो फंड मैनेजर मूव करेगा. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्मॉल कैप में अच्छा टाइम है या नहीं है, या मिड कैप में अच्छा टाइम है नहीं है, आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं. सर आप जो ये इंडेक्स बोल रहे हो, फ्लेक्सी बोल रहे हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप,
ये कहाँ से लोग कर सकते हैं? नॉर्मल ऐप के थ्रू, जो भी फाइनेंशियल ब्रोकर्स का ऐप है, ब्रोकर के ऐप से कर सकते Easily हैं। कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स खरीद रहे हैं तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो भी आपकी डीमैट और आपकी ब्रोकिंग कंपनी है उसके थ्रू आप खरीद लीजिए। ईटीएफ तो सबसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है सबसे आसान तरीका है उसको खरीदने का। अगर आपको फ्लेक्सी कैप वगैरह खरीदना है तो फिर आपको कोई फंड खरीदना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए भी आप डायरेक्ट खरीदिए। डोंट गो टू एनी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आपने भी आज तक मैंने आज शुरू में गया और मुझे समझ में आ गया कि एजेंट से ज्यादा मैं समझ सकता हूँ। तो मतलब कोई भी ऐप, जितने सारे मार्केट में बहुत सारे, जीरोधा बहुत अच्छा है, मैं जीरोधा यूज करता हूँ। ग्रेट, इट्स गुड, देयर आर ग्रो है, बहुत सारे, इस पे जाके इजीली आराम से कर सकते हैं। अमेजिंग। सो यहाँ पे अभी सर, जैसे कि आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को कैसे देखा जा सकता है नॉर्मल तरीके से? मैं आपको एक बार बताता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार अब मैं को जॉब करने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास आ रहा है, दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस, पढ़ाई तो एक लेवल बाद चलो रुक जाती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस मेरा इज बीन टेकन केयर। करेक्ट। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरे पास रहने के लिए घर और घूमने के लिए गाड़ी है। करेक्ट। ये तीन मोटा मोटा अभी, क्योंकि आपने डायरेक्टली सारा पैसा इसमें डाल रखा है, इक्विटी में डाल रखा है। सो कैसे पैसिव इनकम को लोग, आपने कैसे बनाया और बाकी लोग कैसे बना सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ एक कोर, जैसे आपने भी बोले हैं, वो बहुत जरूरी है कि आपके पास आपका घर होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट रियली रिस्क योर स्टे एंड ऑल दैट। आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं कि आपका लाइक ऑल द पॉइंट्स दैट यू सेड, हेल्थ केयर एंड ऑल दैट, ये सब आपका सेफ होना चाहिए। करेक्ट। इक्विटी अगर आप हैवी हैं तो आपको इक्विटी विड्रॉल का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप थोड़े डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखें, जो साल का डिविडेंड देते हैं, जो आपको डिविडेंड देते हैं। आई हैव आल्सो डन दैट। सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम व्हिच कम्स बिकॉज कॉर्पस इज सिग्निफिकेंट, तो डिविडेंड इनकम भी डिसेंट है। परसेंट को मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? आई वुड से दैट कि अगर देयर आर गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो कि 2 से 3% तक भी डिविडेंड देती हैं साल का। ओके, ऑन योर जो भी आपने कॉर्पस डाल रखा है। करेक्ट। सो कई बार मैं यही बोलता हूँ कि आप घर में जो आप इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें 2 से 3% रेंटल यील्ड होता है, 2 से 3% डिविडेंड ही कर लो। स्टॉक भी ग्रो करेगा सिग्निफिकेंटली अगर अच्छा स्टॉक है, एंड एट द सेम टाइम डिविडेंड भी आपको डिविडेंड भी आता है। तो डिविडेंड इज वन ऑफ द वेज बाय व्हिच यू कैन अर्न रेगुलर इनकम। एक, अगर आप इक्विटी बेस्ड कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड इनकम सोचना चाहिए फॉर श्योर। एंड देन सेकंड इज योर विड्रॉल स्ट्रेटजी। ओके। सो आपकी विड्रॉल स्ट्रेटजी क्या होगी? जैसे मेरे पास एलॉबरेटेड विड्रॉल स्ट्रेटजी है कि मेरे पास जो स्टॉक्स जो है जिनकी वॉलिटिलिटी पीरियड मोर और लेस सेटल्ड हो चुकी है, लाइक जैसे टीवीएस मोटर, जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे टाइम तक है, तो अभी मेरे लिए वो 5-7% ऊपर नीचे से वो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन दैट। सो मे बी आई विल स्टार्ट यूजिंग दैट एज समथिंग टू बिल्ड माई, and what I will do is that I will build my corpus for future. Exactly, correct. क्योंकि मैं आज के लिए कॉर्पस यहाँ से नहीं बना सकता, because what if market crashes, then I will be like in a very difficult situation. So I will build that corpus for future. तो मैं अगले 3 से 5 साल का रोलिंग कॉर्पस बना के चलूंगा, जिसमें से कि मैं अभी आज विड्रॉ कर लूंगा जब मुझे राइट टाइम लगता है, जो कि अगले 3 साल के लिए मैं अगले 3 साल बाद में 2 से 3 साल यूज करने वाला हूँ। एंड दिस रोलिंग मेथड यू विल कीप ऑन डूइंग इट, सो दैट आप मार्केट वॉलिटिलिटी से आप बच जाएंगे। अदरवाइज आप आज जरूरत है और मैं आज जाके स्टॉक बेचूंगा, तो फिर तो आप बहुत मुश्किल में आ गए। करेक्ट। हाँ, फिर वो सप्लाई एंड डिमांड का मतलब कॉन्सेप्ट चलता है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सेम वे व्हाट आई हैव डन इज दैट कि मैंने अपने आगे आने वाले कुछ पीरियड के लिए कुछ अमाउंट जो है वो सेफ मेथड में रख लिया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अभी मैं यूज करूंगा। एंड देन आफ्टर दैट जैसे जैसे मेरा टाइम आता जाएगा, मैं इक्विटीज में से विड्रॉ करके, और तब तक आपका इक्विटी भी ग्रो होता रहेगा। वेरी स्मार्ट। मतलब ये सर क्या है ना, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हम इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों को लगता है यार मतलब इसको इनकम की तरह वो देखेंगे नहीं, पहली बात तो ये वो माइंडसेट ही अलाउ नहीं करेगा। बस फाइनली एट द एंड ऑफ इट, अगर मैंने इक्विटीज रखी भी हैं तो मुझे अपने लाइफ में उनको यूज करना पड़ेगा, राइट? उसको सिर्फ रहने से कुछ नहीं होगा, कहीं तो मुझे उससे विड्रॉ करना शुरू करना पड़ेगा। बट विड्रॉल का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आपका कॉर्पस आपके विड्रॉल से हायर रेट पे ग्रो करता रहे।
एग्जैक्टली, तो आपका कॉर्पस एग्जॉस्ट नहीं होगा, कॉर्पस एग्जॉस्ट नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। आपने जब डेट फंड बोला, डेट यानी कि एफडी में डाल दो या कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, करेक्ट? वो डेट फंड मतलब, डेट फंड मतलब इक्विटी, सॉरी, आपका डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड भी हो सकते ओके, हैं, हाँ, आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, Bonds. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हैं Correct, जो कि true. गुड आपको रिटर्न दे सकते हैं। एफडीज हो सकती है लास्ट मीन ऑफ, अच्छा, एफडीज लास्ट हो गया। लास्ट मीन। यहाँ पे जैसे आपने बोला, एक सबसे बड़ी वर्ड आपने यूज किया था, आप क्योंकि इमोशनली डिटैच नहीं थे। करेक्ट। आज के डेट में मैक्सिमम लोग ईएमआई के स्ट्रेस में जीते हैं, और ईएमआई किसकी? या फिर गाड़ी, बाइक या घर। मोस्टली यंगस्टर के लाइफ में जो एक 25 से लेकर 35 के रेंज में है, गाड़ी, बाइक, घर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने और कांड कर दिया तो शादी का। ईएमआई के डेट में वो आज कहीं ना कहीं है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सर ये इमोशनल डिसीजन लेते हैं, Absolutely. और वो 10 साल पीछे हो जाते हैं अपने फाइनेंशियल जर्नी को लेकर। एग्जैक्टली। ये इमोशनल डिटैचमेंट सर कैसे आती है? वेरी सो इंपॉर्टेंट। यहाँ तो मुझे सबसे पहले मुझे लगता है कि सबको ना एक बैठ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए। अकेले हैं तो अकेले, नहीं तो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके मेरी नीड्स क्या हैं और मेरे वांट क्या हैं। ये ना कोई लिखता नहीं है कि मेरी नीड्स क्या है, मेरे वांट क्या है। एक बार आप जब लिखोगे ना, आपको समझ में आएगा मेरी नीड इतनी ही है, बाकी रेस्ट मेरी वांट्स हैं। फिर उसके बाद आपको जब ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा, तो फिर आप ये डिसाइड करो कि मेरी वांट कितनी मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। सारी वांट एक दिन बैठ करके नहीं फुलफिल कर लूंगा। मतलब तुम उसी समय आप फैंसी वेकेशन भी कर रहे हो, उसी समय आप फैंसी गाड़ी भी खरीद रहे हो, उसी समय आप लार्ज घर भी खरीद रहे हो, एक आईफोन आ गया बड़ा बढ़िया वाला तो आप वो भी खरीद रहे हो। ये सब नहीं हो सकता। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरी अभी की वांट मैं कौन सी फुलफिल करूंगा, कौन सी वांट मैं फ्यूचर के लिए रखूंगा। एग्जांपल के साथ सर समझते हो? हाँ, नीड और वांट के साथ आप एक एग्जांपल दे दो कि आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इवन एक ही चीज नीड और वांट में हो सकती है। हाँ, इसीलिए जैसे कि घर। ओके, जब मैंने पहली बार जब घर खरीदा, मेरी नीड थी 2 bedroom हाउस की। नीड, ओके, बट माई वांट वाज 3 bedroom हाउस। ओके, बिकॉज नीड मतलब आपके, क्योंकि जितने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से 2 bedroom में मेरे लिए सफिशिएंट था। करेक्ट। मी अ बेडरूम फॉर मी एंड माय वाइफ एंड एडिशनल बेडरूम फॉर माय पेरेंट्स व्हेनेवर दे कम। दैट्स ऑल आई वांटेड, राइट? उतनी मेरी नीड थी। मुझे मालूम था कि आगे चल करके मेरी नीड एक्सपैंड होगी, किड्स होंगे, पेरेंट्स साथ में आएंगे, लेकिन आज नहीं है। आज नहीं है। तो व्हाई शुड आई रियली इन्वेस्ट ऑन फ्यूचर नीड्स? मैं आज की नीड पे फोकस करूं, रेस्ट वांट को मैं छोड़ दूं। तो इवन इफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स, नोन पीपल, दे वर बाइंग 3 bedroom, इवन 4 bedroom, आई डिसाइडेड नहीं, आई विल बाय ओनली अ 2 bedroom बिकॉज दिस इज ओनली माई नीड, दिस इज माई नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई बॉट अ 2 bedroom हाउस। दुनिया में घर बनने तो बंद होने नहीं वाले थे। हाँ, सीधी बात है। ठीक है। तो जब 6 से 7 साल बाद, 8 साल बाद मेरी नीड एक्सपैंड हुई, मैंने कहा ठीक है, अब मेरी नीड वो है, अब मैं वो खरीदूंगा, इसको सेल कर दूंगा। अमेजिंग। सो एक ये नीड एंड वांट का एग्जांपल। सो ये बड़ा सिंपल था, मतलब ना। और ये हम हर रोज ये एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा ऐसी बड़ी बड़ी चीजों में, हर रोज आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि वाकई में मेरी नीड है कि वांट है। वांट है। तो जो जिनका सैलरी चल रहा है सर, वो तो चाह रहा है अपना खुद का घर, तो व्हाट इज अ गुड ऑप्शन? घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए, और कब खरीदना चाहिए? तो मैं कहता हूँ सेल्फ कंजम्पशन के लिए घर हमेशा खरीदना चाहिए। ओके। उसमें फिनेंस मत सोचो। मतलब ओके, उसमें फिर ये ना, जितनी एक्सेल मैथ्स है ना, रेंट वर्सेस बाय, मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। एक्सपीरियंस को आप टेंजिबल फॉर्म में नहीं ला सकते। लेकिन वहां पर आपको नीड पहले डिफाइन करनी है। मतलब एक्सपीरियंस के नाम पर आप जाकर के बंगलो नहीं खरीद सकते हो, जबकि आप कमाते हो मे बी 50,000। एग्जैक्टली। सो वो नहीं कर सकते आप। और बैंक तो आजकल आपको लोन देने के लिए रेडी है। अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं, डिसेंट सैलरी है, दे विल गिव यू क्रेजी लोन ऑल्सो। सो इसका मतलब ये नहीं है कि लोन आपको मिल रहा है, इसका मतलब आप उतना लोन ले लो। आप अपनी नीड डिफाइन करो। लाइक इवन व्हेन आई बॉट 2 bedroom हाउस, आई हैड क्लियर अप्रूवल टू बाय अ लार्ज 3 bedroom हाउस ऑल्सो, बट आई डिड नॉट डू इट। मैंने कहा नहीं यार, जब मेरी नीड ही नहीं है तो मैं क्यों उसमें जाकर के पैसा आज के टाइम में खर्च करूंगा। और ये आता है डिसिप्लिन से। ये डिसिप्लिन से आता है। ये काफ़ी हद तक सेल्फ अवेयरनेस से आता है। आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी ना फैमिली एज अ यूनिट बहुत ज़रूरी है। सो अकेले आपके सोचने से नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। आपको एज अ फैमिली डिस्कस करना पड़ेगा।
अलाइन होना पड़ेगा, सबको इसमें एक साथ होना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले पाओगे, वरना अकेले तो नहीं होते। नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे से अगर मम्मी का हो गया या हाँ, पार्टनर का हो गया, बच्चों का हो गया, प्रेशर आता है तो और फिर आप उसमें आप गिव अप कर दोगे, क्यों कर ही दोगे आप, ऐसे 100% सोल तो आप एंटिटी नहीं जी Correct, सकते हो, तो आपको correct. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और उसमें करना हो ही जाता पड़ेगा। है। क्योंकि डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज हो जाती है, जहाँ पे लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको फाइनेंशियली अनस्टेबल कर देती है और पीछे छोड़ देती है। बट क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि अगर घर खुद के रहने के लिए लेना है तो ले लो, बट अपनी नीड के हिसाब से लो। बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी सैलरी है 30-40,000 रुपीज़, वो घर का रेंट भर रहे हैं 12-15 हज़ार रुपये। वो अलग नहीं है, क्योंकि 30-35 सैलरी है, घर लेने का डाउन पेमेंट तो दी है, तो डाउन पेमेंट जो 4-5 लाख रुपए दिया है उसको भी कहीं ना कहीं से उधार लिया है। तो वो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने फोन से शूट करता हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है, मेरी नीड फुलफिल हो जाती है उससे। अभी कैन आई गो एंड बाय अ नाइस 2-3 लाख रुपीस 2-3 लाख का कैमरा खरीद सकता हूँ एनी डे, आई कैन डू इट, राइट? सही बात है। बट उससे क्या कुछ बदलेगा? मेरी नीड तो उतनी ही है, जितना मुझे शूट करना है उसके लिए मेरा फोन काफी है, दैट्स इट। सो ये आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, क्या हमारी नीड, सो नीड एंड वांट का एनालिसिस करना, एक टेबल बनाना बहुत जरूरी है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, नहीं करते। वेरी नाइस। सो अमित सर, यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आता है, जैसे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डीपर डाउन लेके जाता हूँ। आपने बोला इन्वेस्ट करते रहो, आपने भी किया अपने लाइफ में। लेट्स से TVF मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, TVF मोटर्स लेना चाहिए था, बट उसने बताया कौन लेना चाहिए था? एक क्वेश्चन तो वही है। तो आप उसके लिए एनालिसिस कर लो, करेक्ट, खुद एनालिसिस कर लो, सीख लो, नहीं पता तो MF में कर लो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो लेना चाहिए था, पता भी लग गया, बट फंड्स नहीं थे, करेक्ट। अभी एक बंदा तो बोलेगा मेरे तो एकदम फिक्स्ड इनकम चली रही है, कहाँ से सेव होगा, कैसे होगा? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आपके पास भी ऐसे कहीं अपॉर्चुनिटीज रहेंगे जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी आए, फंड था या नहीं था, दोनों ही केस में आपका डिसिप्लिन इम्पैक्ट क्या रहेगा। सो वो कैसे कोई बंदा एनी गिवन टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हो पाए, एक सैलरीड पर्सन? सो पहला तो ये है कि डिसिप्लिन तो इन एनी विच वेज एज यू आर आल्सो सेइंग नेसेसरी है। डिसिप्लिन तो आपको होना ही पड़ेगा, वरना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पैसा हो चाहे नहीं हो, ठीक है। चैलेंज तब आता है जब आपके पास डिसिप्लिन भी है, नॉलेज भी है, बट आपके पास पैसा नहीं है, एग्जैक्टली, राइट? तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए लाइक माई फिलॉसफी इज दैट इफ यू हैव रीच टू दैट लेवल जहां पर कि आप में डिसिप्लिन आ चुका है और आप अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हो, स्टार्ट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी फंड। एंड आई कॉल इट एज एन अपॉर्चुनिटी फंड। हमेशा मैं उसको अपॉर्चुनिटी फंड, मैंने इमरजेंसी फंड सुना है, अपॉर्चुनिटी फंड मैं इमरजेंसी फंड बाद में सोचता हूँ, अपॉर्चुनिटी फंड पहले सोचता हूँ। अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब है कि जब भी मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं पैसा कहाँ डालूंगा, तो उसके लिए पैसा मैं इकट्ठा करके रखूँ, ठीक है? क्योंकि वही है, आज के टाइम में मार्केट 10% ड्रॉप है, यू कॉल इट एज अ क्रैश, आई कॉल इट एज अ डिस्काउंट। बट अगर किसी भी तरीके से आप देखते हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसा कहाँ से आएगा? आप अपॉर्चुनिटी फंड बनाते रहो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब आपकी विजडम कह रही है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ नहीं दिख रही है, करेक्ट, आई विल पुट इट इन अ सेफ इन्वेस्टमेंट। डाल के रखूंगा। उसके बहुत मेथड्स हो सकते हैं, लाइक आई यूज्ड अ वेरी क्रिएटिव मेथड। मैंने अपने घर के लोन के लिए हमेशा OD लोन लिया, विच इज अ ओवरड्राफ्ट लोन। ओके, ठीक है। तो आपने होम लोन स्पेसिफिक नहीं लिया? मैंने ओवरड्राफ्ट लोन लिया। होम लोन ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी मिलता है, उसके इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में होता है। आई केप्ट माई मनी देयर, तो जितने दिन वो पैसा है, मेरे होम लोन का इंटरेस्ट कम हो गया, करेक्ट। इसका मतलब है कि 9.5% अगर इंटरेस्ट रेट है, तो 9.5% इंटरेस्ट मिल रहा है इनडायरेक्टली, करेक्ट। वो मैं अब वो जो पैसा है, द मोमेंट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी लाइक क्रैश 10%, तो आई विल विड्रॉ, पुट इट देयर, डालने के लिए पैसा आ गया, ओके, ठीक है। देन व्हाट आई डू इज दैट कीप ऑन पुटिंग सम मनी इन अ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। ट्रू। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में डाल करके रखूंगा। अगेन आई विल स्पॉट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आई विल कीप ऑन बिल्डिंग सर्टन अमाउंट ऑफ कॉर्पस। वो हर एक की रिस्क एपेटाइट पे है। 100% ट्रू। मेरी ज्यादा हो गई है, मैं ज्यादा रखूंगा, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा थोड़ा रखेगा। लेकिन आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप जब मल्टी बैगर ढूंढते हैं, तो आप तब यूज करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो है, ये एक मैं कहता हूँ जितना इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड है,
उतना ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फंड भी है, और वो आपको बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते जाना चाहिए। मतलब बहुत सही कॉन्सेप्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम आज लर्न किया अपॉर्चुनिटी फंड, कि जहाँ पे आप एक छोटा हिस्सा बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट बचाते रहो, और उसके बाद जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी लगे वहाँ पे पटक दो पैसा। वेरी नाइस, वेरी। मेरे को सर अभी, क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आ गए, एक सैलरीड पर्सन को बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्या परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड और घर खर्च, ताकि वो एक फाइनेंशियल स्टेबल चले? बिकॉज जैसे मैंने बताया 30-35 हज़ार वाला बंदा आज 15-16 हज़ार की तो ईएमआई भर रहा है, 50-60% ईएमआई जा रहा है, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ फिर वो जी कैसे रहा है, मेरे को नहीं पता, तो बट जी रहे कैसे ना कैसे। तो एक पर्सन का एक एवरेज रेशियो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सो दैट वो कभी ट्रैप में ना फंसे? जैसे हम तो यही सारे बात कर रहे कि क्या करना चाहिए, बट अब एक लास्ट पॉइंट में, जो कि यहाँ तो वही बनेगा जो सीरियस है इस लेवल तक, जो इस पॉडकास्ट अभी तक बना पड़ा है, क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको पूछना है। कि जो भी सैलरी है XYZ, कोई 30 है, कोई 50, कोई 80, कोई 1 लाख रुपीज़ पर मंथ पे, व्हाट शुड बी द रेशियोज दैट शुड बी डिवाइडेड उनके सारे चीज़ों में, अपॉर्चुनिटी, इमरजेंसी, हर एक चीज़ में, सो दैट वो अननोइंगली ट्रैप में ना जाए? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो सबसे पहले तो गलतियां फिक्स कर दो। गलतियां जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसा क्रेजी लोन ले लिया है, ओके, हाँ, तो फिक्स दैट एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसे लोन, जैसे आपने फोन के लिए लोन ले लिया, जिस दिन आपको रियलाइज हुआ, क्लोज इट एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज तब आपके पास वो फ्रीडम होगी टू इन्वेस्ट मोर। ओके, तो उसको पहले खत्म कर दो, सबसे पहले उसको खत्म करना चाहिए। और मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि जो भी लोन एसेट क्रिएट नहीं करता, ग्रोइंग एसेट क्रिएट नहीं करता, वो नहीं लो तो बहुत अच्छा, लेते हो तो खत्म कर दो। इट्स जस्ट अ सिंपल प्लेन रूल, जितना जल्दी खत्म कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि 10,000 की EMI है, अफोर्डेबल है तो 10,000 की चलने दो। अगर 20,000 डाल सकते हो, 30,000 डाल सकते हो, खत्म कर सकते हो, कर दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट लोन्स विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव देन इन्वेस्टमेंट्स। हमेशा महंगे होंगे ना। ये तो बैंक का बिजनेस ही वही है। तो कभी भी आप बैंक को तो बीट कर ही नहीं सकते कि आप बैंक से बेहतर कुछ कर पाओगे। तो आप, वो आपको 12% पे लोन दे रहा है, बिकॉज 12% बैंक को भी पता है। एग्जैक्टली, राइट। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले बंद कीजिए। जिसमें भी आप फंसे हो, कोई जो भी कहीं भी सट्टा खेल के फंसा है, F1 में कहीं भी फंसे हो, पहले उसको सबसे पहले खत्म करो, बिकॉज आप ये लूज कर रहे हो मनी, ये लगातार लूज करते जा रहे हो। उस पे स्टॉपर लगाना जरूरी है। पहले पानी डालने से पहले आप पहले निकलना तो बंद करना पड़ेगा ना आपको। छेद तो पहले सारे बंद करो, तो वो सारे छेद पहले बंद करो क्विकली, जितना जल्दी हो सकता है। और उसके लिए अगर आपको कुछ ड्रास्टिक स्टेप भी लेने पड़ते हैं, मैं तो कहूँगा ड्रास्टिक स्टेप इन द सेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके अगर आपको अपने पेरेंट्स के पास जाकर के बोलना है कि डैड गलती हो गई, हेल्प कर दो, मुझे लोन क्विकली क्लोज करना है, मैं आपको पैसे चुका दूंगा। इट्स ओके, मतलब टेक दोज ड्रास्टिक स्टेप्स। आपके पास कुछ ऐसा बकवास सामान पड़ा है जो कि आप शायद यूज नहीं करते हो, फैंसी कैमरा पड़ा है, करेक्ट, एक फैंसी साइकिल खरीदी है, वो पड़ा है, बेच दो। जो काम का नहीं है उसको निकाल दो, क्लोज दैट लोन एज क्विकली एज पॉसिबल। बेसिकली लोन खत्म कर दो फटाफट। सबसे पहले लोन खत्म करो, तब आप अपनी रियल जर्नी पर आ पाओगे। ठीक है, उन सबको एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रू, 100%। एंड देन आफ्टर दैट आई वुड से दैट मिनिमम हर एक बंदे को अपनी सैलरी का 20% फॉर श्योर सेविंग्स में डालना ही चाहिए। ओके, सेविंग्स यानी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट? मतलब इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, सेव करके उसको इन्वेस्ट करने में आपको 20% आपको डालना ही चाहिए। एंड देन, बट अगेन डोंट गेट सेटल्ड बाय 20% ओनली, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आपकी जो कॉम्पनसेशन बढ़ता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपकी नीड्स नहीं बढ़ती। आपकी नीड्स एक लिमिट रहती है। आप ऐसा नहीं है कि आप कल को 10 लाख के बजाय 15 लाख कमाने लगोगे तो वो 50% आपकी नीड्स बढ़ गई हैं। आपकी मोस्टली वांट्स ही बढ़ती हैं, वांट्स बढ़ती है, हाँ। तो उस समय फिर आप अपना 20% को बढ़ा करके 25% कर लो, उसको 30% कर लो। वांट्स बढ़ाने की जगह पे पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। एग्जैक्टली, तो पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, वांट बाद में बढ़ाना। तो जैसे ही आपके पास पैसा आता है, लाइक इन माय केस, व्हेनेवर आई गॉट अ बोनस, आई सिंपली मूव्ड दैट बोनस टू इन्वेस्टमेंट। आंख बंद करके मैंने कहा, बिकॉज ये पैसा मैंने सोचा भी नहीं था और ये तो बोनस है, मतलब बोनस आ गया, आई जस्ट पुट इट देयर। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज द मोर इट इज देयर इन माय बैंक अकाउंट, मैं टेम्प्ट हो जाऊंगा कि यार ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ। इमीडिएटली इसको इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। सो जैसे जैसे आपकी कॉम्पनसेशन बढ़ती जाती है, 20 का 25% कीजिए, 30% कीजिए,
मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, मैं अपने करियर के लास्ट पीरियड के अंदर 60% तक सेव कर रहा था 60 बिकॉज आपका नीड because मेरी सैचुरेट हो गया need था, सैचुरेट हो चुका बॉन्ड था आपने रखा नहीं रहेगा, सो यू हैव द पावर, करेक्ट. so I had the power to do it, so do it, keep on increasing, Exactly. keep on increasing from that perspective. इमरजेंसी फंड डिपेंडिंग ऑन, मैं कहूँगा ये बड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब इमरजेंसी फंड बड़ा एक जनरल टर्म यूज कर लेते हैं, मैंने नहीं रखा. मैंने नहीं रखा. रीजन, आई ऑलवेज हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने लंबे टाइम से हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं होने वाला कि कल को ऑर्गेनाइजेशन मुझे निकाल देगी. मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आई विल बी देयर. सो ये रिस्क बेट था एक साइड से, बेट कह सकते हैं, या वही है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट ना. अभी यही लॉन्ग टर्म एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो एक तो मुझे इस बात का सेफ्टी नेट था कि मुझे जरूरत ऐसी नहीं होने वाली है. मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जस्ट बिकॉज समबडी सेज दैट इमरजेंसी फंड, मतलब इट शुड बी यूज्ड विद अ विजडम. करेक्ट. सो इमरजेंसी फंड और मेडिक्लेम को आई होप, हाँ नहीं वो अलग चीज है, नहीं वो अलग चीज. मेडिकल इंश्योरेंस और आपका, अगर आप अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में हैं, आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, बिकॉज आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है. लोग इमरजेंसी फंड को इसका कंफ्यूज ना करते हैं. नहीं इमरजेंसी फंड मतलब जो जनरल लोग कहते हैं ना 6 महीने की सैलरी आपको सेविंग्स में रखनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है. अगर आपकी जेन्युइनली डायनेमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ऐसा होने वाला है, उसको एक बार के लिए थोड़ा उसको समझ सकते हैं कि ठीक है, सपोज आप ड्यूअल इनकम फैमिली है, तो आपको मालूम है दोनों की जॉब एक साथ लॉस नहीं हो जाएगी. तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से फैक्टर इन करके रखना चाहिए. ट्रू. और मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस इज मैंडेटरी प्योरली बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर यही वो चीजें हैं जो मिस्टेक्स हैं जो एक बार में आपका पूरा पैसा ड्रेन कर सकती है. इन केस गॉड फॉरबिड अगर आप डिसेबल हो जाते हैं या आपके मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आपने जितनी मेहनत करके इतना पैसा बनाया था वो कुछ महीने के अंदर खत्म हो सकता है. तो हमेशा ये इसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है. जब आप एक पॉइंट के बियॉन्ड पहुंच जाते हैं, जैसे आज के टाइम में क्या मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस प्रैक्टिकल है? नहीं, मे बी नॉट, बिकॉज ठीक है मेरे पास अभी उतना है कि मुझे वैसे भी पता है कि मेरे फ्यूचर के लिए है, तो देन आई कैन टेक दैट रिस्क फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. जब नहीं रहता है, जब शुरुआत एग्जैक्टली तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वो रिस्क नहीं ले सकते उस समय. वाओ, वेरी नाइस. बहुत अच्छे से आपने बताया कि 20% इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 100%. उसके बाद 20% के बाद जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस और ये सब मैंडेटरी कर लो. जितने भी जगह फंसे हो पहले उसमें से बाहर निकलो. वो तो सबसे -1 पॉइंट है. -1 पॉइंट है, हाँ, कि वो जरूरी है जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, लीक हो रहा है, और जो एसेट बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर रहा है आपको कहीं से भी, जो आप लीकेज को सबसे पहले बंद करेंगे. और उसके बाद 70% पे जो फिर आपके पास बचा है, या आफ्टर ये सब करने का जो बचा है उसके ऊपर फिर आप बेट लीजिए. सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मेरा फॉर्मूला हमेशा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स. इनकम माइनस, हाँ डेफिनेटली, पहले सेविंग्स को पहले कर लो, उसके बाद जो बचेगा वो एक्सपेंडिचर में आप करने वाले हो, नॉट दैट अदर वे राउंड की अब एक्सपेंडिचर कर लिया, अब जो बचेगा उसको मैं सेव कर लूंगा. एग्जैक्टली, वो नहीं होना चाहिए. वाओ, मजा आया अमित सर, बहुत ज्यादा. मतलब फाइनेंशियल जर्नी मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा. मेरे को भी, मैं क्योंकि जब आप अपना बता रहे थे, मैं अपना सोचता था, अरे हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, मेरे को भी अपॉर्चुनिटी फंड बनाना चाहिए. तो जो भी लोग लास्ट तक रहेंगे उनके लिए डेफिनेटली बहुत वैल्यूबल चीज़ है. जॉब कमेंट जरूर आप लोग कर लेना, ताकि कैसे आपने एक हाई एंड पैकेज तक जा पाए विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. क्या हैक्स होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उसके ऊपर एक सैलरी कैसे ग्रो करा पाए, उसके ऊपर एक हम एक सेशन, एक पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. वुड लव टू डू इट. 100%, 1000 कमेंट्स आ जाएगा, आई एम श्योर आ ही जाएगा, और उसके बाद हम एक और इस पे पॉडकास्ट जरूर कर लेंगे. थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत मजा आया. थैंक यू. इट्स बीन अ प्लेजर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस. और मैं, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. तो सभी के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट जस्ट नीड्स लर्निंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एंड ऑफ कोर्स नोइंग योरसेल्फ. एग्जैक्टली. सुपर.